नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज दिन है सोमवार, 24 जुलाई 2023 है। जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर 15 सितंबर से मेंस का एग्जाम है। तो आपकी तैयारी तो बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। जिनका एग्जाम है मेंस का, जिनका एग्जाम मेंस का नहीं है, अर्थात जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी बहुत अच्छा समय है। सही समय पर आप तैयारी करें। अभी बहुत सारा टाइम है। अभी नवंबर दिसंबर तक तो, बल्कि जनवरी तक तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से जो एनसीईआरटी बुक्स होते हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और यही एक टाइम होता है जिसमें कि हम कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल चीजों को समझ पाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर जनवरी से आसपास हम वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को फोकस करते हुए और फिर हम एक्चुअल चीजों को फोकस करना शुरू कर देते हैं। चलें, आज जो हम लोग बात करें, आज का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास है वायुसेना को लेकर के, ठीक ना। यहाँ पर जो बात करें तो जो फ्रांस की कंपनी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रांस की जो कंपनी है, जिसमें कि हम बात यहाँ पर करें तो फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है फ्रेंच दासो दासो एविएशन, ठीक ना। यहाँ पर दासो एविएशन, अभी आप लोग कुछ टाइम पहले सुने होंगे कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी फ्रांस गए थे। तो यहाँ पर जो फ्रांस में जब गए थे, यहाँ पर दासो एविएशन कंपनी से बातचीत की हुई थी इनकी। और इसमें जो बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेक इन इंडिया का, जो हमारा इंडिया का कंसेप्ट है कि भाई मेक इन इंडिया की बात होनी चाहिए और स्वदेश जो निर्मित की बात होती है, स्वदेशी वस्तुओं की बात होती है, तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई है। यहाँ पर बात किस रिगार्डिंग हुई है, यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि जो दासो एविएशन जो राफेल में आती है ना, युद्ध विमान में आती है। और ये जो राफेल जो है, इसी के यही जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं भारत में बोल सकते हैं जो अस्त्र मिसाइल है, या फिर यहाँ पर और भी बात कर लें कि जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसको साथ में मिलकर बनाने की बात की गई, ठीक है। जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास राफेल होता है, तो उस राफेल में हम इन अस्त्रों को यूज कर सकें, इन अस्त्रों को लेस कर सकें उसमें, इसकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आपके पास क्या एग्जाम के पॉइंट है, उसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की कंपनी है या किस तरह का काम करती है कंपनी। यहाँ पर युद्ध विमान राफेल में आती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर अस्त्र मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियार लगाने के लिए कहा है ना। यहाँ पर जो अस्त्र मिसाइल हमारे पास है उसको स्वदेशी हथियार लगाने के लिए, अर्थात भारत में इसको बना करके, जो हमारा अस्त्र मिसाइल क्या है, इंडिया का बना हुआ है, तो इसको यहाँ पर साथ में और इसको कहीं ना कहीं मतलब कि डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ यह कदम न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि इससे भारतीय हथियारों के लिए वैश्विक बाजार खुल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखें आज जो हमारे पास है मैक्सिमम जो देश हैं वो हथियारों के होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इंडिया भी क्या कर रहा है, अब इंडिया में देखें तो पहले हमारे पास यहाँ पर 36 राफेल ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी हम इसमें 26 और बात कर रहे हैं, मतलब कि परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि भाई हम भी क्या है, मतलब कि जो विमान है या लड़ाकू विमान है या कहीं ना कहीं रक्षा को लेकर के हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था को मजबूत रखना चाहते हैं। इसमें बात करें तो एंटी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन है ना, जो कि यहाँ पर 100 मीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इतना ही नहीं, राफेल में निकट भविष्य में डीआरडीओ विकसित मिसाइलों और बमों से ही क्या है, इसको लैस करने की बात की गई है। अर्थात जो हमारे पास राफेल है, उस राफेल में चाहे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हो या फिर इसमें जो अस्त्र हो, इनके मतलब की डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके और जो मारक क्षमता है ये 100 किलोमीटर भी है, इसको और बढ़ा करके 300 किलोमीटर तक करने की बात की गई है। भारत के पास फिलहाल यहाँ पर 36 राफेल है ना युद्ध विमान है, और अभी हम यहाँ पर 26 और खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज, जिसमें कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जहां से कि मेंस के एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो यहाँ पर दासो एविएशन के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, किस तरह का काम करती है ये कंपनी, है ना। या फिर यहाँ पर अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछ सकता है, ठीक ना। यहाँ पर इसी के बारे में देखें। यहाँ पर अस्त्र क्या है, इस अस्त्र दृश्य से परे हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, क्योंकि यहाँ पर अस्त्र की जिक्र हुआ है
तो यहाँ पर ये भी पूछा सकता है यूपीएससी में कि जो अस्त्र जो मिसाइल है ये किस तरह का मतलब वेपन है ना, किस तरह का प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली हवा से हवा में मार कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये हवा में ही इसको छोड़ा जाएगा और हवा से ही इसको छोड़ा जाएगा और हवा में ही ये मार करता है, ठीक है ना। मतलब कि जमीन का ये कहता है ये हवा से ही काम, मतलब हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, राइट। जिसे रक्षा अनुसंधान विकसित संगठन भारती ने विकसित किया है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट है, पहला है, इसका आंसर ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, प्रक्षेपास्त्र से। अगला जो हमारे पास न्यूज है एक वायरस से है जिसका नाम है रैनसमवेयर अफीरा। अभी ये न्यूज में काफी छाया हुआ है, तो इसका आंसर इसको हमें देखना समझना जरूरी है। क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें इसमें अफीरा के बारे में, तो ये एक बेसिकली हम बात करें तो ये जो हमारे पास क्या होता है, बोल सकते हैं कि जो लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो ये इंटरनेट के माध्यम से हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में अफीरा जो है प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद फिर यहाँ पर जो हमारी जितने भी फाइल होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं, उनको इनक्रिप्ट कर देता है, अर्थात वो फिर ओपन नहीं हो पाते हैं। और जब हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तब फिर वहां पर एक मैसेज आएगा और उसमें अफीरा के नाम से वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसी की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैनसमवेयर जो है इसमें क्या है, CERTNIN ने इसको कहीं ना कहीं इसे मतलब कि जो हमारा साइबर सुरक्षा एजेंसी है ना, तो उसको ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसने कि क्या किया है, यहाँ पर इंटरनेट की जो रैनसम वायरस अफीरा है इसको हमले से बचने के लिए कुछ आगाह किया है लोगों को। यहाँ पर बेसिकली ये है क्या, तो देखें जो अफीरा है ये क्या करता है कि जो हमारी डेटा होते हैं उसको चुराता है और डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक ना। और उसके बदले में ये कहीं ना कहीं पैसा मांगता है, उगाही करता है, और हम जब नहीं देते हैं तो ये जो डेटा होते हैं उस डेटा को कहीं और भी मतलब प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की बात करता है, ठीक ना। तो ये सारे अब खासकर जो आतंकवादियों की जो गतिविधियां होती हैं उनके साइट जो होते हैं उन पर जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं तब उनमें ये डेटा को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फिर जो व्यक्ति है वो काफी खतरे में पड़ जाता है, और एक तो उनका जो डेटा है वो भी चला गया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, और अगर उसको वापस लेना चाहते हैं तो बेवजह उनको पैसा भरना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरह से उगाही की जा रही है, इसी को लेकर के यहाँ पर जो CERTN जो है इसने आगाह किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बात की गई। अगर हम बात करें इसमें तो जो हमारे पास ये न्यूज है, यहाँ पर इंटरनेट पर अफीरा नाम के एक नया रैनसम वायरस फैल रहा है, ठीक है ना। एक नया है, यहाँ पर रैनसम है। रैनसम यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटर और लैपटॉप में जो वायरस होते हैं आते हैं, इन्हीं का नाम रैनसम दिया जाता है। और इसमें जो अभी जो हमारे पास आया है ये अफीरा के नाम से ये वायरस आया हुआ है। यह लोगों के कंप्यूटर व लैपटॉप में पहुंचकर उनकी निजी डेटा अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। और डेटा क्या करता है, डेटा लौटाने के बदले में उसे क्या करता है, वायरस को फैलाने वाले साइबर अपराधी फिरौती मांगते हैं। यहाँ पर ये फिरौती मांगते हैं। रैनसम एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। अब यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रैनसम आखिर है क्या। जो यहाँ पर बात होती है कि रैनसम में वायरस है, तो आखिर वायरस किस तरह का है, क्या काम करता है, इसमें कैसे काम करता है। एक प्रोग्राम है ये, और जो अपने शिकार के डेटा या पूरी कंप्यूटर प्रणाली को ही ब्लॉक करके यूजर्स को उसके उपयोग से रोक सकते हैं। मतलब कि जो हमारे पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में जो भी हमारे पास डेटा है, उस डेटा को क्या करते हैं ये, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देते हैं, या तो वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसका मतलब फिर ओपन नहीं हो पाएगा। और अफीरा के बारे में बताया गया है कि यह अपने शिकार कंप्यूटर के फाइलों को कब्जे में लेने के बाद है ना, उसे एक्सटेंशन डॉट अफीरा, अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये एक्सटेंशन डॉट अफीरा में अफीरा दे डालता है। इसका मतलब जो भी हमारे पास फाइल का नाम होगा उस नाम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन डॉट अफीरा जुड़ जाएगा। और फिर हम जब उसको देखेंगे कि एक्सटेंशन डॉट अफीरा आ गया, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि अब हमारी ये फाइल जो है ये ओपन नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर हमें उस डेटा को भूलना पड़ेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि एक तो इम्पोर्टेंट डेटा है, आप उसको भूल नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो डेटा है, अगर आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह शेयर कर देंगे जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उनके जो साइट्स होते हैं उनमें शेयर कर देंगे।
तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड में चले जाएंगे। तो इस सब चीजों को लेकर के बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये न्यूज देखने को मिलता है। ठीक है, चलें अगले न्यूज पर। जो अगला न्यूज हमारे पास है, ठीक है, अगला जो हमारे पास न्यूज है, अगर हम बात करें इसमें तो अगला जो न्यूज हमारे पास है थर्ड न्यूज, इसमें देखें जो यहाँ पर देशी भुगतान प्रणाली का बढ़ता खतरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, सॉरी बढ़ता दायरा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास देशी भुगतान की बात की गई है, कि देशी भुगतान का मतलब क्या है, यहाँ यूपीआई की बात की गई है। और यूपीआई के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया में यूपीआई काफी प्रचलन में है। और ये यूपीआई जो बात हो रही है, तो अभी हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस भी गए थे, है ना, और अभी श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे वो इंडिया में आए थे। तो इन सबको लेकर के जो डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसी की बात यहाँ पर की गई है। जो यूपीआई है ये हमारा दायरा काफी बढ़ा दिया है और इंटरनेशनल लेवल पर ये काफी मतलब कि बोल सकते हैं कि जो पेमेंट की बात होती है ये यूपीआई के माध्यम से इजिली यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है कि भारत का भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई अब श्रीलंका में भी काम करेगा। मतलब अब यहाँ पर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर यूपीआई काम करना शुरुआत किया है। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में यूपीआई की शुरू किया गया है ना, शुरू किया गया है। मतलब यहाँ पर यूपीआई को शुरू किया गया अभी जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहां पर। इसका मतलब हमारे पास दो कंट्री तो ये हो गए, एक तो फ्रांस है और दूसरा श्रीलंका है, ठीक ना। यह शुरुआत भारत के भुगतान प्रणाली में, ठीक है, बढ़ती पहचान का दूतक है। इसका मतलब क्या है, आज हम बात करते हैं कि जो इंडिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं हम ये भी दिख रहे हैं कि जो हमारा मतलब कि बैंकिंग सिस्टम है और खासकर इस सिस्टम में जो यूपीआई की बात करें तो इस यूपीआई की बात कहीं ना कहीं श्रीलंका में बात हो गई, फ्रांस में बात हो गई, है ना। और भी कंट्री हैं जहां पर कि इनका यूज किया जाता है। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सा कंट्री है इसमें। यहाँ पर यूपीआई शुरुआती 2016 में किया गया था। अगर हम यूपीआई के हिस्ट्री से खंगालें तो यहाँ पर क्या है, ये यूपीआई क्या है कि यहाँ पर 2016 में इसकी शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा, जिसको कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी, जिसको बोलते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अर्थात यहाँ पर जो इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, ये भारत सरकार के द्वारा से। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन सा ऐसा कंपनी है बोल सकते हैं जिसने इसकी शुरुआत की थी, यहाँ पर ये कौन सा है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी हमारे पास यूपीआई की बात हो रही है तो डायरेक्टली यहाँ पर श्रीलंका या फ्रांस की बात में तो हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये यूपीआई के बारे में हो सकता है कि कौन सी प्लेटफॉर्म है जहां से की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए यूपीआई इंटरनेशनल का एक नया फीचर्स, है ना, यूपीआई में शामिल किया गया है। ये नया फीचर्स क्या शामिल किया गया है, ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पर क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेशों में भुगतान किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड का यूज करके और जो भारतीय बैंक है ना, उनके खातों से विदेशों में भुगतान किया जा सकता है। अब देखें, हमारे पास एक तो श्रीलंका हो गया, दूसरा यहाँ फ्रांस हो गया, तीसरा हमारे पास कौन है, भूटान है, नेपाल है, सिंगापुर है, यूएई है, अभी यहाँ भी प्रधानमंत्री गए थे, मॉरिशस है ना। इन सारे राज्यों, इन सारे कंट्री में पहले से ही यूपीआई से भुगतान संभव था। ठीक है, मतलब कि सोच सकते हैं कि भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस, यहाँ पर ये 5 कंट्री हो गए और 2 कंट्री हमारे पास श्रीलंका और फ्रांस हो गए। इसका मतलब आज के डेट में हमारे पास कितने हो गए, 7 कंट्री हैं जहां पर की यूपीआई को इजिली यूज किया जा रहा है। यहाँ पर ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत बड़ा न्यूज है। ठीक है, चले आगे। यहाँ पर दुनिया में डिजिटल भुगतान सबसे ज्यादा यह भारत में बढ़ा है। अब देखें, जो डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे क्या है, भारत में बढ़ा है। और वर्ष 2022 में कुल यहाँ पर 149.5 लाख करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेन देन में यहाँ पर क्या है, 1,26 लाख करोड़ रुपए के लेन देन सिर्फ यूपीआई के माध्यम से हुआ है।
मतलब सोच सकते हैं कि जो हमारे पास 149.52 लाख है ना, इसमें इसमें से 126 लाख जो है ये यूपीआई के माध्यम से ही लेन देन हुए हैं। इसका मतलब कितना हमारे पास डिजिटल भुगतान हो रहा है, इनकी बात यहाँ पर देखने से समझ आ रहा है। देश में कुल भुगतान 88 अरब ऑनलाइन लेन देन रिकॉर्ड किए गए है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास 88 अरब, ध्यान देंगे यहाँ पर 88 अरब रुपए क्या है, लेन देन से यूपीआई के माध्यम से हुआ है। देश में कुल 88, ठीक है। दुनिया में जितने ऑनलाइन लेन देन होते हैं उसके 40% से ज्यादा लेन देन भारत में होते हैं। इसका मतलब कि पूरे जो 100% है, इस 100% का ये 40% सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, ये इंडिया में इससे लेन देन हो रहा है, ठीक है। इससे यहाँ पर इंडिया में लेन देन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जितने भी लेन देन हो रहे हैं ये पूर्णतः मुफ्त है, फ्री है, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या है, ये फ्री है। यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण एनपीसीआई की प्राथमिकता में है, ठीक है। यहाँ पर ये प्राथमिकता होगा, प्राथमिकता में है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, हम आखिर चाहे फ्रांस की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मॉरिशस की बात करें, नेपाल की बात करें, तो आखिर इनके पीछे क्या कारण है, हम कहीं ना कहीं यूपीआई का क्या करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज। अगले न्यूज पर चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा न्यूज है, इसमें जो एक और पॉइंट होगा जिसमें कि 3 वर्षों में हाँ, यहाँ पर किसानों से मिलना, किसानों से लेकर के एग्जाम मतलब न्यूज है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो 3 वर्षों में मिलेंगे 100% स्वदेशी खाद। इस स्वदेशी खाद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या अभी भी हम विदेशों से आयात करते हैं, तो हाँ, इसमें यही एग्जाम क्वेश्चन है कि जो हमारे पास आयात होते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब करीब करीब यहाँ पर बात करें, इसमें अगर हम देखें तो ठीक ना, यहाँ पर हम देखें तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास, ठीक है, इसमें देखें देश में यूरिया के उत्पादन में पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 60 लाख टन वृद्धि हुई है। 9 वर्षों की हम बात करें मतलब अर्थात यहाँ पर मोदी जी के जो कार्यकाल है उसमें 60 लाख टन की वृद्धि हुई है। हालांकि ये जरूरत के मुताबिक अभी भी क्या है, ये प्रति वर्ष 65 से 80 लाख टन यूरिया कम पड़ जाता है, ठीक ना। इसका मतलब कि जो 60 लाख हमारा बढ़ा हुआ है, इस 60 लाख बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हमें पास कितना, मतलब कि 65 से लेकर के और 80 लाख टन की अभी भी जरूरत पड़ रहा है ना, अभी भी यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें इसके लिए व्यवस्था करनी होगी कि आखिर इतने जो हमारे पास 65 से 80 लाख टन जो है, इतना जो हमारे पास यूरिया की जो जरूरत पड़ती है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम यहाँ पर लाएं, इसकी बात की। अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी तक 70 से 80 लाख टन यूरिया आयात करते हैं। 9 वर्षों तक में यहाँ पर 2,25,000 टन यूरिया का उत्पादन हुआ है, ठीक ना। अब देखें 9 वर्षों में, 9 वर्ष पहले तक देश में मात्र 225 लाख टन यूरिया का उत्पादन होता था। अब इसे बढ़ा करके अभी कितना हो रहा है, 284 लाख तक पहुंच गया है, लाख टन तक पहुंच गया है। अब इसे जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि रबी एवं खरीफ फसलों के लिए प्रति वर्ष 350 से 360 लाख टन यूरिया की जरूरत पड़ती थी, ठीक ना। यहाँ पर इसी की बात की गई है। अगर हम बात आगे करें, यहाँ पर 2020 में 19-20 में ये 335 लाख टन की बात की गई है। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आखिर हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर बढ़ाने की बात करी है कि आखिर जो हमारे पास ये जो हम आयात करते हैं, है ना, या इसे उत्पादन की इस मात्रा को आगे भी नियंत्रित रखने के लिए हम क्या करते हैं, भारत, जॉर्डन, कनाडा, रूस, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, है ना, यहाँ पर ओमान, इजराइल, ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ साझेदारी कर 4 वर्षों के लिए विभिन्न उर्वरकों को 200 लाख टन का भंडार कर लिया है, ठीक ना। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही है, इसमें ये रखा हुआ है
कि यहाँ पर उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि अभी चालू 3 प्लांटों में है ना के सहारे प्रति वर्ष 23 करोड़ बोतल तरल यूरिया की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई है। वर्ष 2025-26 तक यह 6 अन्य प्लांटों से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद लगभग 195 लाख टन दानेदार यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों का उत्पादन होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो कम पड़ रहे हैं उर्वरक, उसको लेकर के यहाँ पर 3 संयंत्र जो तरल GAP का भी उत्पादन करेंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो तरल पदार्थ में यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि हमारे पास जो 70 से 80 लाख टन यूरिया के आयात में कमी पड़ रहा है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलें अगले न्यूज पर। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वो न्यूज है इम्पोर्टेंट, एक और न्यूज लास्ट में। हाँ, यहाँ पर देखें अगला जो हमारे पास न्यूज है इसमें एक न्यूज और है। ठीक है, यही मेन न्यूज थे। चलिए कंप्लीट है आज का। ओके, थैंक यू।